सहज हो मन जगे चेतन बने दर्शन स्वयं के हम बने हम बने हम बने हम बने हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु वरुण वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम हम बंधु और बहनों, आज हमने जो विषय लिया है प्रेक्षा ध्यान चिर यौवन के लिए। चिर युवा शब्द कहते हैं तो हम क्या समझते हैं? चिर युवा, हम हमेशा युवा बना रहना चाहते हैं, मन से, शरीर से, हर तरह से। तो प्रेक्षा ध्यान में ऐसी क्या बात है जो हमें चिर युवा बनाए रख सकता है? तो आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे रेणु जी वैद्य, सूरत से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रेक्षा ध्यान हम रोज करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, लेकिन चिर युवा बनाने के लिए प्रेक्षा ध्यान ही क्यों बता शब्द जोड़ा गया यहाँ पे? तो प्रेक्षा ध्यान में ऐसे बहुत से अंग है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इतना वैज्ञानिक तरीके से इसे मतलब बताया है हमें, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि और ध्यान के भी न जाने कितने प्रकार के अंग हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को बिल्कुल सुदृढ़ बनाए रखता है, चेहरे की ओज को बनाए रखता है। और जो आज देखिए, जो साधना करने वाले महापुरुष होते हैं उनको तेज अलग ही चमकता है, जिनको हम भामंडल के नाम से जानते हैं, भामंडल। तो अपना भामंडल भी हम ओजस्वी, तेजस्वी बना सकते हैं प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। इसी बात पर हम चर्चा करते हुए कुछ प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर और अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं पहले डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप रेणु जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद 1 मिनट हम अलका जी को भी सुनेंगे, फिर हम रेणु जी का आज का जो हमारा मार्गदर्शन है हमें मिलेगा। तो मैं डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ओवर टू यू। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। तो इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक है, इसके पहले भी उन्होंने बहुत सुंदर क्लास लिया, रेणु जी बैद फ्रॉम सूरत। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले उनका ताली बजा के हमारे त्रिवेणी संगम में हम हार्दिक स्वागत करेंगे। रेणु जी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और रेणु जी बहुत अच्छी एक प्रेक्षा लेवल 2 की ट्रेनर है, लेवल 2 ऑनलाइन प्रेक्षा ध्यान क्लासेस कोऑर्डिनेटर भी है, प्रेक्षा फाउंडेशन नेशनल ट्रेनिंग कमेटी मेंबर है और उन्होंने डायटिक्स में डिप्लोमा भी किया है। तो ऐसे और इसके पहले बहुत सुंदर सेशन उन्होंने लिए है, टू दी पॉइंट, और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हर पॉइंट का करते हैं। तो मैं इस त्रिवेणी संगम में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का विषय भी बड़ा है, मस्त है। प्रेक्षा एक प्रयोग है चिर यौवन का। हर कोई युवा रहना चाहता है, हर कोई अपना मन मस्तिष्क से युवा रहना चाहता है। तो उसके लिए प्रेक्षा ध्यान में से हमें बहुत सारी टिप्स मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे हार्दिक हार्दिक पुनः स्वागत करता हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए रेणु जी के पहले हमारे अलका जी, फाउंडर ऑफ कल्याणम योगा,
तो उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ बात रखेंगे, उसके बाद हमारे रेणु जी। गुड अलका जी। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। एक बार सब रिलैक्स हो जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे आनंद भाई जी ने और राजू भाई जी ने कहा कि परीक्षा ध्यान विषय ही ऐसा है कि उसमें से क्या क्या खजाना निकलेगा किसी को पता ही नहीं है। और जो जो सतत सतत उस पर रिसर्च करता रहता है, काम करता रहता है, अभ्यास करता रहता है, रोज प्रैक्टिस करता है, उसको तो कुछ ना कुछ खजाने में मिलता ही रहेगा। तो रेणु जी भी ऐसी है कि जो परीक्षा ध्यान से जब से जुड़ी है तब से उसके डीप में जाने की कोशिश कर रही है। और बहुत सारी स्टडी, उनके पास बहुत किताबें हैं और बहुत पढ़ती है। उसके साथ नेट पे भी रिसर्च सर्च चालू रहता है, तो उससे खजाना मिलता है। पर आज एक विषय की चिरी यौवन, ये तो शायद परीक्षा अध्ययन और चिरी यौवन पहली बार ही सुना होगा सबने, मुझे लगता है। बाकी तनाव मुक्ति, परीक्षा अध्ययन से अमुक अनेक विषय है, परंतु चिर यौवन, ये चिर यौवन है क्या? सबसे पहली बात तो ये भी समझना जरूरी है कि चिर यौवन का और प्रेक्षाध्ययन का क्या संबंध है। तो मेन जो है कि व्यक्ति को चिर यौवन, देखो हमने कभी कभी ऐसा भी पढ़ा है कुछ प्राणायाम ऐसे कि ये करो तो मृत्यु नहीं आएगी। अरे मृत्यु नहीं आएगी ऐसा तो होता ही नहीं है, नहीं तो जिन्होंने वो रिसर्च किया वो आज जिंदा रहते। परंतु इसका मतलब है, इसका बहुत उपयोग है, ये इसमें आप यौवन मतलब जल्दी बूढ़े नहीं होगे या आपको ज्यादा तकलीफ है। बिल्कुल वैसे ही हमारे परीक्षा ध्यान में चिर यौवन का क्या संबंध है। तो पहले चिर यौवन मतलब सतत मन में खुशी होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए, भावों की पवित्रता होनी चाहिए, चेहरे पे चमकता हुआ आभा मंडल, भले उम्र कितनी भी हो चेहरा चमकना चाहिए। और जीने के प्रति हर क्षण उत्साह, वो कोई भी एज हो। तो ऐसे उनको देखो, अरे यार देखो ना, ऐसा लगता ही नहीं इतनी एज है, लोग ऐसे कहते हैं, इसका मतलब आप चिर यौवन है, बस सिंपल बात है। तो लगातार सतत तनाव करोगे तो बूढ़ापा आएगा। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से जीवन के सुख और जो गहरी बातें हैं वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो आइए आज जानते हैं हम रेणु जी से कि भाई क्या है ये। हम श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन बहुत लेते हैं, बहुत कुछ करते प्रयोग, पर ये चिर यौवन रहने का रहस्य क्या है, ये आप बताइए। तो सभी को नम्र निवेदन है, एक बार रेणु जी का त्रिवेणी संगम की तरफ से स्वागत करें, सुस्वागतम। दोनों हाथ ऊपर करते हुए स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम। मोस्ट वेलकम रेणु जी। एंड स्माइल तो आ रही है, अर्चना जी, विभा जी, रीना जी, जितने वीडियो देख रहे हैं उनके चेहरे पे स्माइल तो आ रही। उनको लग रहा है आज दरवाजे खुलेंगे और हम चिर यौवन बन जाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ सभी लोग आपकी ओर आशा से देख रहे हैं। मधु जी भी इस एज में उठ के बैठी है कि मुझे भी यौवन चाहिए। तो चलिए, अनिल जी ने अभी खोल दिया कि भाई मुझे भी बनना है चिर तरुण। तो सभी रेडी है। माइक हैंड ओवर टू रेणु जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच अलका जी, थैंक यू सो मच राजू जी और अंकल आनंदमल जी अंकल, और सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। प्रेक्षा एक प्रयोग है चिर यौवन का। मनुष्य की ये शाश्वत कामना रही है कि वह कभी बूढ़ा न हो, हमेशा युवा बना रहे। है या नहीं? कोई बूढ़ा होना चाहता है? देखिए, जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, यौवन और वृद्धत्व। अब बच्चा होना ये तो चाह का विषय नहीं, ये तो नियति है। वृद्धत्व, बूढ़ा होना कोई चाहता नहीं है। चाह का विषय क्या है? यौवन। हर कोई हमेशा युवा बना रहना चाहता है या नहीं? है ना? कौन चाहता है कि बुढ़ापा आए? और बचपन तो हमारा नियति है, चाह का विषय ही नहीं है, वो तो हमारे हाथ की बात नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि वो चिर युवा बना रहे, और इसके लिए अनेक प्रयत्न, आजकल तो बहुत प्रयत्न किए जाते हैं कि कई मेडिसिन्स आ गई है, ट्रीटमेंट्स आ गई है। कई लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, कोई कोई ट्रीटमेंट्स कराते, इतनी महंगी महंगी, ताकि वो युवा बना रह सके, वो यंग लगे। आयुर्वेद में भी आप देखेंगे कायाकल्प की पद्धति है ताकि व्यक्ति चिर युवा बना रह सके। तो क्वेश्चन है कि आदमी बूढ़ा किस लिए होता है या क्यों बनता है? अगर मैं शॉर्ट में कहूं
तो आदमी बूढ़ा इसलिए होता है कि वो अपनी सेल्स, कोशिकाएं जो है वो अधिक नष्ट हो जाती है उसकी, और नई सेल्स को वो बना नहीं पाता, उसका निर्माण नहीं कर पाता। और युवा वो व्यक्ति होगा जो नई सेल्स को निर्माण करने की उसमें है क्षमता, जो ऊर्जा एनर्जी को वेस्ट कम करता है, एनर्जी का संचय ज्यादा करता है ना। आपने देखा होगा कि आगम में भी कहा गया है देवता हमेशा मध्यम वर्ग में रहते हैं, सिद्ध योगी है वे भी हमेशा युवा ही रहते हैं, तीर्थंकर है वे भी निर्वाण युवा, मतलब बुढ़ापे में नहीं आता है उनको, क्योंकि बुढ़ापे आने वाली सारी स्थितियां ही नहीं है वहां पे। तो वैसे तो आपने यौवन या युवा की अनेक परिभाषाएं सुनी होगी। कई ये कहते हैं कि जो 25 साल तक है वो युवा है, कई लोग कहते हैं कि 30 इयर्स तक जब तक हम रहते हैं हम युवा है, कई लोग कहते हैं आजकल 40 तक हम यंग है, 40 के बाद कुछ प्रौढ़ अवस्था आ जाती है, 70 के बाद बुढ़ापा पूरा चालू होता है। सबकी अलग अलग डेफिनेशंस है ना। जैसे अभी अलका जी ने कहा किसी को देखते हैं वो 40 साल का है लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम सोचते ये 30 साल का है क्या। और कोई 40 साल का व्यक्ति है उसको देख के लगता है ये 50-52 का है क्या। तो पता नहीं चलता, अलग अलग क्राइटेरिया है। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि बूढ़ा कौन है, युवा कौन है, और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग से हम कैसे युवा रह सकते हैं। साथ में साइंटिफिक चर्चा भी हम करेंगे, क्योंकि प्रेक्षा ध्यान जितनी आध्यात्मिक पद्धति है उतनी वैज्ञानिक भी है। तो हम कई आज नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। प्रेक्षा एक प्रयोग चिर यौवन का। अब जीवन की 3 अवस्थाएं हमने जानी, अब हम साइंटिफिकली समझते हैं क्रोनोलॉजिकल एज और बायोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज है यानी आपकी जो अभी बर्थडे है, हाउ मैनी इयर्स यू हैव लिव्ड, जन्म से लेके अभी तक जो आपकी एज है, योर बर्थडे नंबर। और बायोलॉजिकल एज होगी हाउ ओल्ड योर बॉडी इज, हाउ हेल्दी और वोर्न आउट योर सेल्स एंड ऑर्गन्स आर। जैसे मैंने कहा कि अभी देखिए आप दो भाई है जुड़वा, राम और श्याम, ठीक है, दोनों की एज 40 इयर्स है। राम एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है, उसकी दिनचर्या सही है, खाने का भी विवेक है उसमें, एक्टिव है वो 40 साल का है तो भी लोग सोचते हैं कि ये 30 साल का है या 28 साल का है। यानी उसकी क्रोनोलॉजिकल एज तो 40 है लेकिन बायोलॉजिकल एज क्या लग रही है, 30। और वही श्याम है या उसका दूसरा जुड़वा भाई है, वो 40 इयर्स का है। वो थोड़ा खाने पीने में अलपरवाह है, जंक फूड खाता है, लेट उठता है, स्मोकिंग करता है ना, बहुत चंचलता है उसमें, धैर्य नहीं है। उसकी एज भी 40 है लेकिन मोटा है, ओबेस है। तो लोग सोचते हैं 55 साल का है क्या, है ना। वो व्यक्ति है लेकिन उन्होंने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन किया है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, वो कितने फिट है, उस पे आपकी बायोलॉजिकल एज पता चलती है। तो इस पे हमें ध्यान रखना है क्योंकि एज इज जस्ट अ नंबर। आप 80 साल के भी हो, 80 साल के बूढ़े भी हो, लेकिन अगर आप फिट है, हेल्दी है, आपकी एनर्जी मेंटेन्ड है, तो फिर आप युवा ही है। तो एज का कोई यहाँ पे मतलब ही नहीं है, ये हमें क्लियर करना है। कई लोगों की मेंटेलिटी रहती है कि अब मैं 60 पार हो गई, मैं 70 पार हो गई, है ना, अपनी उपयोगिता कम नहीं करनी है, फिट रहना है। तो कुछ तरीके हम समझते हैं। एक शब्द में बूढ़ा वह होता है जिसकी मस्तिष्क मज्जा कठोर हो जाती है। युवा वह होता है जिसकी मस्तिष्क मज्जा में लचीलापन है, आर्द्रता है। देखिए, ये जो मस्तिष्क मज्जा है, जो आपके बेसिकली ग्रे मैटर, ब्रेन सेल्स में न्यूरॉन्स होते हैं, उनमें ग्रे मैटर और ये वाइट मैटर होता है आउटर लेयर पर, इनर अंदर में कुछ इनके कुछ फंक्शंस होते हैं, उसमें हम नहीं जाते।
यहाँ पे ये जो कठोरता आर्द्रता यहाँ पे आ जाती है ना, इसके कारण बूढ़े बूढ़े होते हैं। और ये कठोरता क्या करती है, हमारी क्षमता को कम कर देती है। आपने देखा होगा जो बूढ़ा व्यक्ति होगा, अगेन मैं बोल रही हूँ बायोलॉजिकली, वो चिड़चिड़ापन होगा, उसमें सहिष्णुता कम होगी, धैर्य नहीं होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा, इरिटेटेड होगा हर बात में। और जिसकी मस्तिष्क मज्जा में लचीलापन है, आर्द्रता है, तरलता है, वो सहिष्णुता उसकी अच्छी होगी, वो है ना धैर्यवान होगा, गुस्सा नहीं करेगा, संतुलन बना के रखेगा। तो ये कैसे होगा? प्रेक्षा ध्यान के दो विशिष्ट प्रयोग हैं, शरीर प्रेक्षा और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। ये प्रयोग आपकी मस्तिष्क मज्जा को, उसमें लचीलापन, उसमें आर्द्रता बनाए रखते हैं। कैसे? जब आप शरीर प्रेक्षा करेंगे, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करेंगे, शरीर के कण कण की जब आप प्रेक्षा करेंगे, देखिए जहां आपका चित्त जाता है, जहां आपकी चेतना नियोजित होती है, उसके पीछे प्राण शक्ति जाएगी जाएगी। ये रूल है, थंब रूल है। तो प्राण शक्ति पीछे जाएगी तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, प्राण जो भी अवरोध है उसको समाप्त कर देगा। तो ये मस्तिष्क मज्जा, वहां कठोरता नहीं रहेगी, वहां पे तरलता आ जाएगी, गीलापन आ जाएगा। तो इससे आपकी मस्तिष्क मज्जा वो प्रॉपर रहेगी। इसलिए शरीर प्रेक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अगर आप युवा रहना चाहते हैं। क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जब आप पूरे बॉडी की भी करेंगे, तो प्राण शक्ति जाएगी, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको ठीक करेगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी WBC, आपकी RBC वो अच्छा फंक्शन करेंगी, उनकी वर्किंग एज बढ़ जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो बहुत गहरे में जाइए तो आपको समझ में आएगा कि इससे ये कैसे होता है। तो प्रेक्षा ध्यान की ये पद्धति शरीर के मस्तिष्क मज्जा को लचीला बनाए रखती है। सेकंड है, बूढ़ा वह होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी विकृत और कठोर हो जाती है, युवा वह रीढ़ की हड्डी लचीली है। युवा वह है जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली है और स्वस्थ है। सिंपल परिभाषा, अगर जो व्यक्ति स्वस्थ है या जिसकी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ है, यानी वो स्वस्थ है, वो युवा है। तो हम कुछ कर सके या ना कर सके, कम से कम सीधे बैठने का अभ्यास करें, बार बार ये जागरूकता लाए। कुछ देर होती है घर में, हम ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, सहारा ले लेते। कोशिश करिए कि जहां तक हो हम सीधा बैठे। आपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को देखा होगा, 90 इयर्स में भी वे हमेशा सीधा बैठते थे। इतने इतने घंटों, अभी आचार्य श्री महाश्रमण जी है, सीधा बैठते, कितने घंटे बैठे रहते हैं। कभी आपने उनको ऐसे देखा है ना? तो इसके लिए बूढ़ा, देखिए शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान कहेगा कि जो 40 इयर्स तक है, जैसे मैंने कहा, वो युवा है, और जो 70 प्लस चला गया वो वृद्ध है। लेकिन ध्यान विज्ञान ऐसा नहीं मानता। ध्यान विज्ञान कहेगा जिसकी रीढ़ की हड्डी लचीली है, स्वस्थ है, वो युवा है। जो आसन का प्रयोग करता है डेली, विशेषकर पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, है ना, ये सारे जो आसन कमर जो आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, पवन मुक्तासन, नौकासन, जो भी आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, वह युवा है। और दूसरा, जो साधक अंतर यात्रा का प्रयोग करेगा, यानी प्राण शक्ति को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएगा, प्राण के प्रवाह को नीचे से ऊपर ले जाएगा, चित्त की यात्रा शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक करेगा, रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना के द्वारा। प्राण शक्ति, सारा खेल तो प्राण शक्ति का ही है। और रीढ़ की हड्डी आपकी स्वस्थ हो रहेगी। तो जो साधक अंतर यात्रा का प्रयोग करेगा, आसन का प्रयोग करेगा, वो अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा लचीला बनाएगा, क्योंकि लचीलापन बहुत जरूरी है।
अकड़न नहीं रहनी चाहिए, विकृति नहीं रहनी चाहिए, लचीलापन जरूरी होता है अगर आपको युवा रहना है तो। हर कोई चीज में लचीलापन चाहिए, आग्रह नहीं चाहिए। युवा वह होता है जिसका मस्तिष्क तनाव से मुक्त रहता है। शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, ये तीनों प्रकार के तनाव कोशिकाओं में कठोरता, सेल्स में कठोरता पैदा करते हैं, और ये कठोरता बुढ़ापे का मूल कारण है। साइंटिफिकली भी स्ट्रेस को हम बाद में समझेंगे, अलग तरीके से रिसर्च हम थोड़ा समझेंगे इस पे कितनी हुई है। तो तीनों प्रकार के तनाव हैं। तनाव क्या करता है? ये बुढ़ापा लाएगा। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्ट्रेस इज मदर ऑफ ऑल डिजीज। अधिकतर बीमारियों का कारण है तनाव। तो कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान में सबसे उत्तम प्रयोग है कायोत्सर्ग और श्वास प्रेक्षा। कायोत्सर्ग डेली आप करेंगे ना, तो जैसे है ना, तनाव आया, डेली तनाव आप विसर्जन करते जाएंगे, इकट्ठा नहीं होगा। आज तनाव आया, आज कायोत्सर्ग किया, आज वो चला गया। तनाव आपके शरीर में इकट्ठा नहीं होगा। कायोत्सर्ग यानी रिलैक्सेशन जब आप करेंगे तो बॉडी तो रिलैक्स होगी, मानसिक तनाव, मन शांत होगा। भावनात्मक तनाव, जब भेद विज्ञान का अभ्यास करेंगे तो भावनात्मक तनाव नहीं रहेगा। तीनों प्रकार के तनाव से आप मुक्त रहेंगे, और रोज का रोज आप अभ्यास करेंगे तो रोज का रोज आपका तनाव विसर्जित होता जाएगा, आप हल्के रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा, अनेक बीमारियों से आप बच जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, तनाव से आपकी एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग चालू हो जाती है। आप जल्दी एज करने लग जाते हैं, जल्दी बूढ़े होने लग जाते हैं। और ये रिसर्च में भी पाया गया है। जब हम साइंटिफिक डिस्कशन करेंगे तो और चर्चा करेंगे तनाव और एजिंग का क्या रिलेशन है। और डीप ब्रीदिंग, श्वास प्रेक्षा में भी दीर्घ श्वास प्रेक्षा। वैसे तो ध्यान के सारे प्रयोग से ही तनाव कम होंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग यानी दीर्घ श्वास प्रेक्षा ये करते हैं, ये दोनों प्रयोग में आप देखेंगे कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, आप रिलैक्स्ड होते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होगा, सिंपैथेटिक कम एक्टिव होगा, तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे ही, आपका मन शांत रहेगा ही, तो तनाव का कोई कारण ही नहीं बनता। और एजिंग के साथ भी डीप ब्रीदिंग का बहुत कनेक्शन है। सबसे बेस्ट एंटी एजिंग टूल है तो डीप ब्रीदिंग है। कहते हैं कि 70% टॉक्सिन्स आपके डीप ब्रीदिंग से शरीर से निकल जाते हैं, केवल 30% टॉक्सिन आपके यूरिनरी या बॉल मूवमेंट से निकलते हैं। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स ही नहीं रहेंगे, विजातीय तत्व ही नहीं रहेंगे, सारे निकल जाएंगे, तो फिर आप युवा ही रहेंगे, है ना। और डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन से क्या होगा? अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा, ऑक्सीजन से आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, हर एक सेल्स अच्छा काम करेगी जब उनको ऑक्सीजन मिलेगा। अगर मैं अध्यात्म की भाषा में कहूं तो उनको प्राण शक्ति मिलेगी, है ना। श्वास प्रेक्षा में हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा ऑक्सीजन ही ले रहे। तो ज्यादा ऑक्सीजन लेने से आपको पता है ये कितने बेनिफिट है। ऑक्सीजन लेंगे तो हर कहते हैं कि हर एक रोग का कारण जनरली है कि ऑक्सीजन की कमी सेल्यूलर लेवल पर। तो ये दोनों प्रयोग तो विशेषकर अगर आपको युवा रहना है तो श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा और कायोत्सर्ग ये तो डेली ही करना पड़ेगा। तनाव का एकदम अच्छा इलाज है। और श्वास प्रेक्षा में आप ऑक्सीजन भी ज्यादा ले रहे, टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, तो सबसे उत्तम प्रयोग है ये। बूढ़ा वह होता है जो अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है, युवा वह होता है जो वर्तमान में रहता है। युवा अतीत को समझता है, वो समझता है अतीत को पर जीता वर्तमान को। अब बूढ़े व्यक्ति होगे, आप देखेंगे
कि अतीत का ही गीत गाते रहते हैं, अतीत को ही याद करते रहते हैं। पहले ऐसा था, पहले वैसा था, खाली अतीत की बातें, अतीत का गीत गुनगुनाते रहेंगे। युवा वो होगा जो प्रेजेंट में रहेगा। हालांकि प्रेजेंट में रहना सबसे कठिन कार्य है। अतीत की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि अतीत आवश्यक नहीं है, लेकिन अनावश्यक स्मृति नहीं करनी है, अनावश्यक कल्पना नहीं करनी है। आवश्यक है तब करिए, लेकिन दिन भर बस उनका ही गीत गाते रहेंगे तो काम ही नहीं होगा। तो वर्तमान को पकड़ना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति वर्तमान को पकड़ लेता है ना, वो बहुत बड़े सत्य को भी पा लेता है। और हमारे प्रेक्षा ध्यान में सबसे उत्तम प्रयोग है भाव क्रिया और शरीर प्रेक्षा। अगर आप वर्तमान में रहना चाहते हैं, जिन व्यक्तियों को आदत है बार बार पास्ट में चले जाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा प्रयोग है भाव क्रिया। वो कैसे? भाव क्रिया क्या है? भाव क्रिया है सर्वात्मना समर्पण, यानी उसके 3 डायमेंशन है। वर्तमान में रहना, जानते हुए करना और अवेयर रहना। जब आप वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, अभी ये क्लास सुन रहे हैं, तो इस पे ही ध्यान दीजिए, ना कि उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद कौन आएगा। नहीं, कोई भी काम करिए उसमें ही फोकस रखिए, वर्तमान में रहिए। आपकी एनर्जी कम खर्च होगी। एनर्जी कम खर्च होगी तो आप वैसे भी बूढ़े नहीं होगे, काम समय पे हो जाएगा, भूल होने की चूक नहीं रहेगी, है ना। तो वर्तमान में रहना, भाव क्रिया का प्रयोग। खाना बना रहे हैं तो उसी में मन लगा रहे, ध्यान कर रहे हैं, लगा रहे, कोशिश करिए। डिफिकल्ट बहुत है ये भी, कोशिश करिए। आज 5 मिनट भाव क्रिया का अभ्यास हुआ है, कल 6 मिनट का होगा, परसों 8 मिनट का हो जाएगा। अभ्यास करने से होगा। भोजन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजों से भाव क्रिया का अभ्यास करिए, फिर वैसे ही आपके ब्रेन को ट्रेनिंग मिलती जाएगी। और दूसरा प्रयोग है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा है वर्तमान में रहने का प्रयोग। वर्तमान में शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखने का प्रयोग है। आप शरीर प्रेक्षा करेंगे तो वर्तमान में आपके शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी सेल्स के रिलेटेड, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी सेल परिवर्तन हो रहा है, उसको देखना सबसे अच्छा प्रयोग ये भी है। अगर आपको वर्तमान में रहना है तो आप जब जब इसका अभ्यास करेंगे, आधी घंटा शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया तो आप आधी घंटा वर्तमान में रहे, और इसके जो पहले बेनिफिट्स बताए मैंने, वो बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आप वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान में जो कुछ भी आपके शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, वर्तमान में जिन कारण से चंचलता आ रही है, कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पहले स्थूल लेवल पे देखेंगे, फिर जैसे जैसे आपका चित्त एक्सपर्ट होगा, मन पटु होगा, और सूक्ष्म में जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं शरीर में, तो आपको पता चलेगा कि इस घड़ी में आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। तो ये भी प्रेजेंट में रहने का प्रयोग है। तनाव निरुत्साह पैदा करता है। निरुत्साह व्यक्ति बूढ़ा होता है, युवा वह होता है जो उत्साह को कभी नहीं खोता। क्यूरियोसिटी, उत्साह, जिज्ञासा रहनी चाहिए। कई लोग हम देखते हैं ना, ढीले ढाले, अब उम्र हो गई है, अब भगवान भरोसे चलता है, बेटे बहू सेवा करेंगे तो ठीक है, अब क्या है, मतलब उत्साह रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी। एज कोई भी हो, मुझे कुछ सीखना है, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे अपनी उपयोगिता बनाए रखनी है, मुझे कुछ करना है ना। तो माइंड एक्टिव रहेगा आपका, आप बिजी रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, जितनी मूवमेंट करेंगे उतनी। तो क्यूरियोसिटी बनाई रखिए, जो भी एज है उसको मत खोइए। वो भी तनाव पैदा करेगा, तनाव आएगा तो लोनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साथ में बीमारियां तो आएगी ही आएगी। बूढ़ा वह होता है जो परिस्थितियों से प्रताड़ित होता है, युवा वह होता है जो परिस्थितियों से प्रताड़ित नहीं होता।
युवा वह व्यक्ति होता है जो हर कोई परिस्थिति को मुकाबला करता है, उसमें संतुलन बनाए रखता है, उससे जूझने की उसमें क्षमता होती है, हर चैलेंज को वो अच्छे से हैंडल कर लेता है। अब एक है ना परिस्थितिवाद, ये शब्द बहुत चला हुआ है आजकल। कुछ हो गया, हमने बोला आपने क्यों झगड़ा किया, आप शांत रह जाते, आपने क्यों उनको गालियां दी, तो हम क्या कहेंगे, मैं क्या करती, परिस्थिति ही ऐसी थी, आप मेरी जगह होते तो आप भी ऐसा ही करते। है ना, सिचुएशन, परिस्थिति को हम बहुत ब्लेम करते हैं, अपने आप को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। हम क्या कहेंगे, परिस्थिति ही ऐसी थी तो मुझे करना पड़ा, तुम भी ऐसा ही करते मेरी जगह रहते तो। ये बहुत बड़ा विपर्य ही है। जब प्रेक्षा ध्यान का साधक प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेगा, है ना, विशेषतर शरीर प्रेक्षा का प्रयोग या कोई भी काय उत्सर्ग का प्रयोग प्रयोग करेगा ना, तब वो क्या करेगा, अपने कर्तव्य को वो है ना ड्राइवर सीट पे रखेगा, और ये परिस्थिति है ना, इसको वो बैक सीट पे ले जाएगा। वो कभी परिस्थिति को है ना ब्लेम नहीं करेगा, अपने कर्तव्य को वो आगे रखेगा। और प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग प्रतिस्रोत चेतना में चलना सिखाता है, जो कि आपको हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सकते हैं, जूझ सकते हैं। दो शब्द है, अनुस्रोत और प्रतिस्रोत। अनुस्रोत है भेड़ चाल, सिंपल वर्ड, जो सब कर रहे हैं मैं भी फॉलो करूंगी, जो ट्रेंड है मैं भी फॉलो करूंगी, जो चल रहा है उसमें बिना सोचे समझे भेड़ चाल। और प्रतिस्रोत है फ्लो के अगेंस्ट जाना, पानी का फ्लो ऐसे है तो उस फ्लो के अगेंस्ट जाना। बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए प्रतिस्रोत में बहने के लिए। अनुस्रोत है दिन भर आंखें खुली रख के दूसरों को देखना, सबसे सरल काम है। प्रतिस्रोत में चलना है कुछ देर आंखें बंद करके स्वयं को देखना, ये डिफिकल्ट है। आप देखिए प्रवचन स्थल में भी जाएंगे तो आप देखेंगे अधिकतर लोग इधर उधर दूसरों को ही देखते रहेंगे, आंख बंद करके अपने आप को देखने वाले तो विरले ही होंगे। दिन भर हम किस में अनुस्रोत में चलते, दूसरों को देखना। जो व्यक्ति अपने आप को देखेगा यानी प्रतिस्रोत में चलेगा, तभी प्रेक्षा ध्यान का सूत्र क्या है, कितना सुंदर सूत्र है, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। यह है प्रतिस्रोत में चलना। तो जब आप ये प्रयोग करेंगे तो प्रतिस्रोत चेतना का निर्माण होगा, फिर कोई भी परिस्थिति आएगी तो आप संतुलन बनाए रखेंगे, उससे प्रताड़ित नहीं होंगे, और अपने कर्तव्य को जैसे मैंने बोला फ्रंट सीट पे रखेंगे। एक ऐसी चेतना का निर्माण हो जाता है ना, तो व्यक्ति एकदम मतलब कोई भी सिचुएशन आएगी उसको अच्छे से हैंडल कर लेगा। तो दोनों चीज होती है, प्रतिस्रोत में चलना ये बहुत जरूरी है, और अपने कर्तव्य को फ्रंट सीट पे रखना, परिस्थिति को दोष नहीं देना। ये प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग जब आप करेंगे, जितने भी ये मैंने प्रयोग बताए हैं, तो हर साधक अनुभव करेगा कि उसका यौवन सुरक्षित है, स्थायी है, विशाल है, और वो समाधि मरण के निकट भी आएगा तो वो ये अनुभव करेगा, मैं बूढ़ा नहीं हूं, मैं युवा हूं, मैं युवा हूं। ऐसे ये सारे प्रयोग हैं। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिकली भी समझ लेते हैं। एक पुस्तक है इकिगाई, अगर आपने नाम सुना होगा, उसमें बताया गया कुछ जापानीज लोगों के बारे में सर्वे किया गया है, और द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, और एंटी एजिंग सीक्रेट्स भी बताए गए हैं, है ना। तो कुछ वो और परीक्षा ध्यान के आप देखेंगे समान बातें मिलेगी। तो उसमें भी कुछ एंटी एजिंग अगर आपको एटीट्यूड डेवलप करनी है, तो सबसे पहले है कि आप इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाइए। जैसे मैंने क्या कहा कि आप ध्यान का प्रयोग करेंगे तो कोई भी परिस्थिति आएगी अपना आपा नहीं खोएंगे, इमोशनल अवेयरनेस बढ़ेगी आपकी, हायर डिग्री ऑफ इमोशनल अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। डीप ब्रीदिंग का भी आप प्रयोग करते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। कायोत्सर्ग कोई भी प्रयोग करें
तो आप इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाइए। कोई भी सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव आउटलुक सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अभ्यास जब आप ध्यान के प्रयोग करेंगे तो वो आएगा। गिव योर ब्रेन अ वर्कआउट, अपने ब्रेन को एक्टिव रखिए, कुछ नई भाषा सीखिए, कुछ नया सीखिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। लर्निंग न्यू थिंग एंड सोशल इंटरैक्शन prevents neuron from deteriorating as we age. सोशल इंटरैक्शन बढ़ाइए, दिन भर फोन न देके किसी से बातचीत करिए, किसी से मिलिए, दोस्त बनाइए। हमने अभी फोन को दोस्त बना रखा है तो बातचीत कम करने लग गए हम लोग। सो गिव योर ब्रेन अ वर्कआउट, क्यूरियोसिटी रखिए, कुछ नई चीज सीखिए, प्रैक्टिस कुछ मेंटल गेम्स के लिए, पजल गेम से कुछ और है, ब्रेन को एक्टिव रखिए। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस और क्या है, भावक क्रिया, है ना। फोकस ऑन द प्रेजेंट, वहां भी यही बताया गया है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी कहते हैं भावक क्रिया में करिए, वर्तमान में रहिए। तो फोकस ऑन प्रेजेंट टू टर्न ऑफ ऑटो पायलट लूप एंड रिड्यूस स्ट्रेस। 20 मिनट्स वॉक, रिसर्च में पाया गया है कि 20 मिनट्स वॉक या 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, हाँ फास्ट एक्सेस वॉकिंग, या जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है ना, उसका भी इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी फिटनेस, पोस्चर। ये भी बहुत अच्छा एंटी एजिंग टूल है। और 20 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो रिसर्च में ये भी बताया गया है कि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। मिनिमम 20 मिनट्स वर्कआउट या ब्रिस्क वॉक, ये हैप्पी हॉर्मोन्स को हम डोज कहते हैं। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन फील गुड केमिकल्स है। तो इनकी शेल्फ लाइफ 10 से 12 घंटे होती है। तो सुबह आपने 20 मिनट का एक्सरसाइज या वॉकिंग कुछ कर ली तो शाम तक तो आपका मूड ऐसा ही अच्छा बना रहेगा, फील गुड करेंगे, हैप्पी रहेंगे। और जब आप हैप्पी रहेंगे, तनाव नहीं रहेगा, तो युवा ही रहेंगे। सब कनेक्शन है ये। एक्टिव बॉडी कम्बैट सेडिडेंटरी बिहेवियर, है ना। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, बैठे मत रहिए। आजकल एक वर्ड चला हुआ है ना हमारे डाइटेटिक्स में, नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यानी एक्सरसाइज आपने 20 मिनट कर ली, उसके अलावा जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी आप कर रहे हैं, जैसे आप सीढ़ियों से चल के आए, अगर 10 माले पे रहते हैं तो 3 माला आप या 3rd फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़े, फिर लिफ्ट में चले जाइए। गाड़ी पार्क किए तो पार्किंग मत ढूंढिए, जानबूझ के दूर गाड़ी को पार्क करिए ताकि आप आधा किलोमीटर पैदल चल सके, अगर पूरा पैदल नहीं चल पा रहे। बार बार डोरबेल बज रही है तो खुद अटेंड करिए, ना कि मेड को अभी तो पैर दुख रहे हैं, अरे दरवाजा खोलो बेटा। नहीं, जितना आप उठेंगे, जितनी आप एक्टिविटी करेंगे ना, उतना आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उतना आप फिट रहेंगे। प्रायोरिटाइज 7 to 9 hours ऑफ स्लीप, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। अभी कल परसों ही राजस्थान पत्रिका में पढ़ रही थी, उसमें आया 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। और 2 दशकों में हमारी नींद 2-2.5 घंटे कम हो गई है। 1870s या उसके पहले लोग 10 घंटे सोते थे, 19th सेंचुरी के आते आते 8 हो गया, 8:30 हो गया, फिर टेलीविजन आ गया तो 8 से कम हो गया, और मोबाइल आ गया है तो 6 घंटे भी मुश्किल से नहीं सो रहे। 6.5 नहीं, 6 भी घंटे हम नहीं सो रहे। तो रात को जब हम सोते हैं ना, तो सारा ये हीलिंग का काम होता है, रिपेयर का काम होता है, ग्रोथ हार्मोन भी रात को काम करता है। जो भी हीलिंग, जो भी टॉक्सिन्स होते हैं रात को ही नींद में से निकलते हैं, सारा सफाई का काम रात को होता है। एक बार मैंने स्लीप का ये सेशन लिया था, उसमें बहुत डिटेल में बताया था कि रात को कैसे सफाई होती है, हीलिंग होती है, वो आप जरूर सुनिएगा। और रात को हम सोते हैं तो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन भी जनरेट होता है जो स्लीप से रिलेटेड है, डायरेक्टली तो नहीं है बट उसको ट्रिगर करता है। और ये मेलाटोनिन क्या होता है, ये हमारे पीनियल ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। और एंटीऑक्सीडेंट आप अगर समझ जाएंगे तो ये सबसे अच्छा, अगर 3 टिप्स में दूं
एंटी एजिंग की, अगर आपको रिवर्स करनी एज, तो उसमें एक होगा एंटीऑक्सीडेंट, मेडिटेशन का प्रयोग, ये दो इंपॉर्टेंट चीज होगी, और एक्सरसाइज। तो एंटीऑक्सीडेंट का नेक्स्ट स्लाइड में मैं आगे चर्चा करूंगी। तो 7 से 9 7 घंटे तो मिनिमम आप देखिए कि आपकी अच्छी नींद हो रही है या नहीं। क्वालिटी स्लीप प्रोड्यूसेस एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन, दैट स्ट्रेंथन्स आवर इम्यून सिस्टम, और ये एंटी एजिंग का सबसे अच्छा कहूंगी टूल है। मैनेज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स को आप मैनेज करिए। आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है कायोत्सर्ग डीप ब्रीदिंग के द्वारा। तो ये जो स्ट्रेस हार्मोन है एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, उसको आप हैंडल कर पाएंगे। देखिए, थोड़ा स्ट्रेस तो जरूरी है लाइफ में, रिसर्च में भी आ गया है। जो व्यक्ति अपना हार्ट एंड सोल काम में लगा देते, पूरे डेडिकेशन से करते, छोटे मोटे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, है ना, पढ़ाई एग्जाम होती है तो पूरा उसमें डेडिकेट होके एग्जाम करते हैं, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस इज गुड फॉर यू। कहते हैं स्ट्रेस इज लाइक स्पाइस, है ना, टू लिटिल मेक्स अ डल मिल, टू मच में चोक यू, बट इन राइट प्रोपोर्शन अच्छा खाना बनता है। तो थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग कॉज करता है। वो कैसे, समझिए। स्ट्रेस कॉजेज सेल्यूलर एजिंग। जो कॉर्टिसोल्स हार्मोन है, क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण होते हैं, वो तो आपके सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं, बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, हम सबको पता है। बट ये एजिंग, आज हमारा टॉपिक एजिंग का है, तो स्ट्रेस कैसे एजिंग को अफेक्ट करता है। तो आप देखेंगे स्ट्रेस कॉजेज सेल्यूलर एजिंग। अब इस फोटो में आप देख रहे हैं जिसके एक होते हैं हमारे टेलोमियर्स, जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, उस पे ये ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर, आपको ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहे, इसको बोलते हैं टेलोमियर्स। ये वैसे एज के साथ तो छोटे होते हैं, लेकिन स्ट्रेस के साथ ये ज्यादा छोटे हो जाते हैं, और लास्ट में तो खत्म ही हो जाते हैं। तो ये टेलोमियर जितने छोटे होंगे ना, हमारी एजिंग जल्दी चालू होगी। ये चेहरे पे देखिए, जिसके लॉन्ग टेलोमियर्स है उसकी स्किन देखिए, और जिसके शॉर्ट है उसके व्रिंकल्स, सैगिंग, उम्र झलक रही है। तो ये कैसे होता है, क्रोमोसोम्स के छोटे कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे अलका जी ने कहा, हम एजिंग को पूरा पॉज बटन तो नहीं दबा पाएंगे, एजिंग तो होगी, लेकिन जब हम ये प्रयोग करेंगे डीप ब्रीदिंग, कायोत्सर्ग, तो इनसे क्या होगा, हम उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर देंगे, हम एजिंग को कुछ हद तक स्लो कर देंगे। तो स्ट्रेस से ये टेलोमियर्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये शॉर्ट होने लगते हैं, ये वीकन होने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं, और हमारी प्री मैच्योर एजिंग चालू हो जाती है। जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, श्वास प्रश्वास कायोत्सर्ग, आप भीतर से रिजुविनेट हो जाएंगे, आपकी हर एक सेल रिजुविनेट हो जाएगी, भीतर से आप एकदम पॉजिटिव फील करेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, है ना। तो हम कुछ रिसर्च भी समझते हैं, ये दो रिसर्च है। एक रिसर्च में पाया कि एक डॉक्टर, स्ट्रेस्ड डॉक्टर डॉक्टर था, उसका इंटरव्यू लिया गया, उसका आधी घंटे तक इंटरव्यू लिया गया, और जानबूझ के डॉक्टर को कॉम्प्लेक्स मैथ्स का सवाल पूछा गया। तो वो इतना स्ट्रेस्ड हो गया कि उसका इम्यून सिस्टम वो ट्रिगर हो गया। अब ये इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है तो हमारे एंटीबॉडीज क्या करते हैं, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसकी एंटीबॉडीज ने उसके हेल्दी सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर दिया, कॉजिंग प्री मैच्योर एजिंग, आधी घंटे के तनाव में। तो दिन भर हम चेहरा भी अगर हम तनाव में रखते हैं, दिन भर चेहरे के भी एक्सप्रेशन हमारे बहुत मायने रखते हैं। चेहरे पे भी तनाव नहीं, फेक स्माइल ही रखिए, रखिए, लेकिन चेहरे पे भी तनाव मत आने दीजिए, है ना। लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन, फेक इट टिल यू मेक इट, चेहरे पे भी एक स्माइल रखिए। दूसरा रिसर्च पाया गया कि कुछ औरतें थी, उनके बच्चे
बीमार थे, तो उसके कारण वो माएँ क्या तनाव में रहती थी। ऑब्वियस है, कोई बच्चा बीमार है तो वो माँ तो तनाव में आएगी, कहना आसान है। और कुछ औरतें थी उनके बच्चे स्वस्थ थे, तो उन औरतों में तनाव कम था दूसरे ग्रुप में। तो रिसर्च में ये पाया गया कि जो माएँ तनाव में थी, दैट उनके तनाव के कारण इट स्पीड्स टेलोमियर शॉर्टनिंग, जो अभी मैंने बताया ना, टेलोमियर शॉर्ट होने लग गए, promoting cellular aging and making cells degenerate more. Degeneration of cells यानी डैमेज बहुत ज्यादा हो गया उनका। ये 2 रिसर्च हमने शेयर की है। अब कुछ और टिप्स, ध्यान के प्रयोग के साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स डे टू डे लाइफ में। लेस स्क्रीन टाइम। हम सोचते हैं फोन देख रहे हैं या ये देख रहे हैं, तो देखिए फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, इसमें भी आपकी प्राण शक्ति बहुत खर्च होती है। ये मत मानिए कि ऊर्जा का व्यय नहीं कर रहे, आप खाली फोन ही तो देख रहे हैं। बहुत ज्यादा, इसमें तो सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और फिर कुछ देख लिया और वो उसकी छाप पड़ जाती है, उसका चिंतन चलता रहता, नींद में भी आती है वो बातें। एक्टिव माइंड इज इक्वल टू यूथफुल बॉडी। जितना माइंड को एक्टिव रखेंगे उतने आप युवा रहेंगे। वेयर सनस्क्रीन, ये प्रैक्टिकल है, धूप में और कहीं जाए तो सनस्क्रीन लगाइए स्किन के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड। प्ले विथ चिल्ड्रन पेट्स, उनके साथ खेलिए, देखिए आपका मूड कैसे होता है, सारा तनाव निकल जाएगा, 2 मिनट में मूड अच्छा हो जाएगा। समय है तो कोई बच्चे हैं आपके घर में, उनके साथ खेलिए, आप बच्चे के साथ बच्चा बनिए। लर्न समथिंग न्यू, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे रहेंगे, आप एक्टिव रहेंगे, और इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं। अगर युवा रहना है तो कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करिए, जो कंफर्ट जोन से निकलिए। एक एज के दायरे के बाद इतना ही होता है, यही लाइफ होती है, इसको तो आप तोड़िए। हायर इमोशनल अवेयरनेस। डीप ब्रीदिंग, जैसे मैंने कहा, रिमूव 70% ऑफ टॉक्सिन्स, बेस्ट एंटी एजिंग टूल है। सनलाइट, धूप में कुछ देर रहिए, क्योंकि सेरोटोनिन हमें मिलता है जो हमारे मूड को ठीक रखता है, प्राण शक्ति को भी बढ़ाता है। बहुत सारे फायदे हैं धूप का सेवन करने से, प्राण शक्ति भी बढ़ती है हमारी, तो कई बीमारियों से निजात पाएंगे, तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज 20 मिनट्स, बिकॉज इट रिलीजेस हैप्पी हॉर्मोन्स, और हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली रहेगी, लचीलापन रहेगा। इनफ स्लीप, मेलाटोनिन। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल, वॉक, यूज योर फिट। नीट मैंने बताया, स्टे हाइड्रेटेड, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पानी, कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए हमें। ये अगर आपको आपकी एज को रिवर्स करना है तो आप पानी कम से कम 10-12 ग्लास, 12 ग्लास मिनिमम पानी पीजिए। स्टे हाइड्रेटेड। आपने देखा होगा जब हम स्नान करके आते हैं तो चेहरे पे पानी होता है तो एक कुछ देर तक ग्लो होता है। मॉडल्स होती है जो, वो उनका सुबह फैशन वॉक होता है, उसके पहले उनको कहा जाता है कि नींद अच्छी लीजिए, पानी अच्छा पीजिए। तो वो उनको नींद अच्छी लेनी रहती है, पानी अच्छा पीना रहता है। क्यों? क्योंकि चेहरे पे पानी रहे, चेहरे पे ग्लो रहे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी पसीना आता है, पानी आता है, तो कुछ देर ग्लो अच्छा रहता है हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं, महंगे महंगे मॉइस्चराइजर क्रीम लगाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी नहीं लगाना है, लेकिन आपको भीतर से अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, इंटरनली आप मॉइस्चर करेंगे आपके फेस को, तो वो परमानेंट ग्लो लेके आएगा आपके ऊपर। पानी, वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल द केमिकल प्रोसेसेस। ब्रेन के लिए भी जरूरी है, पानी के बिना तो आप देखिए पौधे भी मुरझाते, तो हमारी सेल्स भी मुरझा जाती है पानी के बिना। तो सेल्स पानी पिएंगे तो सेल्स भी हरी भरी रहेगी, अच्छी रहेगी, तो ग्लो तो आएगा ही आएगा। तो पानी पीने के तो बहुत सारे बेनिफिट है। एंटी एजिंग इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पानी अगर आप भूल जाते हैं, मैं कई बार भूल जाती हूँ, तो अलार्म मैं आजकल कभी कभी लगा लेती हूँ, ठंड के टाइम में विशेषकर। तो पानी ज्यादा पीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज करते रहिए, यूज योर फीट। एंटीऑक्सीडेंट डाइट,
अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? तनाव से देखिए टॉक्सिन्स पैदा होते हैं सरल भाषा में, और अगर मैं साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स हाईली केमिकली रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो आपको सेल्स को डैमेज करते हैं, आपके सेल्स में डीएनए तक चले जाते हैं, कैंसर कॉजिंग होते हैं, एज को जल्दी ले आते हैं, बहुत सारे इनके नुकसान हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? ये फ्री रेडिकल जो टॉक्सिन्स होता है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को कहा गया है स्कैवेंजर्स ऑफ फ्री रेडिकल। यानी एंटीऑक्सीडेंट वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपके टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब कुछ एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के भीतर बनते हैं, जैसे मेलाटोनिन है, ग्लूटाथियोन है, ठीक है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं। आजकल इतना पोल्यूशन है, इतना तनाव है, इतनी सारी चीजें हैं कि फ्री रेडिकल्स उतने अपने हमारे शरीर के भीतर जो प्रोड्यूस हो रहा है उससे वो निपट नहीं पाते। तो हमें बाहर से कुछ लेना पड़ेगा, एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेना पड़ेगा, ताकि ये फ्री रेडिकल जो हमारी एजिंग ला रहे हैं, कैंसर की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां क्यों होती है? टॉक्सिन ज्यादा हो जाते हैं शरीर में। तो बाहर से अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेंगे, तो कौन से एंटीऑक्सीडेंट डाइट होते हैं जनरली? जो आपके बेरीज होते हैं ना, ब्लूबेरीज, आप देख रही है पिक्चर में, रेड ग्रेप्स, क्रैनबेरीज, बेरीज, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक। फ्रूट्स एंड वेजेस में भी एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। फाइटोकेमिकल मतलब फाइटो इन ए प्लांट, और केमिकल, तो ये भी बहुत जरूरी होते हैं। जो भी हम वेजिटेबल फ्रूट खाते हैं सब में फाइटोकेमिकल्स होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप नट्स एंड सीड्स भी खाएं, वॉलनट, अलसी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज आप खाएंगे तो आप एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेंगे तो जो टॉक्सिन्स शरीर में आपके, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगी। तो इसलिए WHO भी ये रेनबो डाइट रिकमेंड करता है। रेनबो डाइट यानी 7 कलर, ज्यादा से ज्यादा कलरफुल फूड खाइए, लाल, पीला, हरा, सब तरह का फूड खाइए आप, तो आपको ये एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा कोट है, इफ यू स्टिल थिंक यू आर अ यंग पप देन यू आर, नो मैटर व्हाट द कैलेंडर सेज। ये सब आपकी सोच पे निर्भर है। आप ये भावना जगाइए कि मैं युवा हूं, एक्सक्यूज मी, आप ये भावना जगाइए, अपने भीतर ये फीलिंग लाइए, मैं अभी भी यंग हूं। जब मैं यंग थी, या जो पॉजिटिव चीजें या हॉबीज में करती थी वो भी आज कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया? अनुप्रेक्षा हो गई। अपने आप को यंग फील करिए, मैं यंग हूं, अभी भी मैं युवा हूं, मैं स्वस्थ हूं। तो फिर आप रहेंगे, नो मैटर व्हाट द कैलेंडर सेज। कैलेंडर भलाई आपकी आयु 70 साल बता रही हो, आप भीतर से वो फीलिंग लाइए अपने लिए। आप अनुप्रेक्षा करिए रोज कि मैं युवा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, मैं कुछ भी सीख सकती हूँ, है ना? इफ यू स्टिल थिंक यू आर यंग पप देन यू आर, नो मैटर व्हाट द कैलेंडर सेज। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को संपन्न करना चाहूंगी। ओम अरहम। आशा है ये सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, उपयोगी रहा होगा। एक बार ओम अरहम। 15 मिनट का, 20 मिनट का हमें प्रैक्टिकल भी करना है, तो हम जिज्ञासा समाधान पहले ले लेवे या बाद में लेवे? पहले ही ले ले तो बेटर है, क्योंकि बाद में डिस्टर्ब नहीं होगा, शांति से आसन ध्यान खत्म होगा तो एकदम साइलेंट रह जाएंगे। यस। तो कोई तो प्रश्न, 5 मिनट, दो कोई तीन क्वेश्चन। जिज्ञासा हो तो आप हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। सबसे पहले अशोक जी का हाथ हैंड राइट। यस, अशोक जी। अशोक जी, उसके बाद विभा जी। रण जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहता है आपका, और आपके सेशन का इंतजार भी रहता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। अभी इसमें अपने डाइट की बात चली, तो उसमें एक पनीर की चर्चा भी बहुत चलती है कि भाई पनीर खाने से अपने मतलब डेड सेल भी वापस हो, नए रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पनीर का दोनों बातें चलती है, आजकल वैगन का भी बहुत चल रहा है ना। वैगन का तो बोलते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए,
एक तरफ कोई कहता है, बहुत विरोधाभास है कि पनीर प्रोटीन होता है, तो डेड सेल का तो मैंने नहीं सुना, बट इट्स हेल्दी। बट कई लोग ये कहते हैं कि मिल्क पनीर ये प्रोडक्ट सिर्फ ये एनिमल्स होते हैं, उनके बच्चों के लिए है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो कई लोग नहीं भी खा के भी हेल्दी है। तो ऐसा कुछ एक नियम नहीं, और मेरे ध्यान में नहीं है इस तरह का कुछ। बट अगर सूट हो रहा है और आप वेगन नहीं वेजिटेरियन है तो खा सकते हैं, बट अति कहीं नहीं होनी चाहिए। जो चीज अच्छी है उसको ऐसा नहीं कि हम अति में खाएं। सब जैसे मैंने बोला ना, रेनबो डाइट, सब चीज का एक बैलेंस संतुलन होना चाहिए। अब जैसे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को बेसन से कुछ प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो छोड़ दिया। तो यू नो योर बॉडी व्हाट वर्क्स फॉर यू, आप देखिए आपके लिए क्या अच्छा है और खुद निरीक्षण करिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल पनीर का बहुत आता है कि जो बनाते हैं वो बहुत आर्टिफिशियली बनाते हैं, वो हाँ, घर रियल का पनीर अच्छा है। नहीं होता। वो सबसे घर खराब असर करता है। घर का तो जो अगर छन्ना है दूध घर का के बनाए तो हाँ, घर के छन्ना, बनाए। हाँ, देखिए घर की बनी हुई सब चीज प्योर ही होगी, बाहर का होगा, इसमें तो हम सब जानते हैं। घर का आजकल छन्ना लोग आप खा सकते हैं। फटाफट पनीर लेके आ जाते हैं, कुछ नहीं बनाना है। पर पनीर बनाना एकदम इजी है, 5 मिनट में मस्त फर्स्ट क्लास बन जाता है। थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। विभाजी, विभा यूएस जी से बोलिए। विभाजी है। ओम हरम सभी को। आपका सेशन में आज बहुत कुछ जानने को मिला। अपनी ये जो सभी प्रयोग कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान के हम, पर आज किस लिए करना है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानने को मिला। और दूसरा जो आपने अभी नीट बताया था, तो नीट का मीनिंग नहीं कुछ बताया, मैंने क्वेश्चन भी लिखा था उसमें। अच्छा, मैंने नहीं देखा, सॉरी। नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, मैंने बताया था पहले। इसको बोलते हाँ, हैं यानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी आपने 20 मिनट एक्सरसाइज कर ली तो इसका मतलब नहीं है पर्याप्त है दिन भर के लिए। अब मैं दिन भर अच्छा, बैठी रहूंगी, ऑफिस में काम करूंगी, मैं सोफे पे बैठी रहूंगी, नहीं। जितना हम उठेंगे, सीढ़ियों से जाएंगे, जितनी एक्टिविटी बार बार उठ बैठ करेंगे, खड़े रहेंगे, फोन पे भी बात कर रहे हैं तो घूमते घूमते करिए, तो ये इतना करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, वेट लॉस अच्छा रहेगा, और बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। तो आजकल इसका बहुत अच्छा। ख्याल, नीट करिए, जितना हो सीढ़ियों से चढ़िए, वॉक करिए, कार को दूर जी। जा के पार्क कर दीजिए। मतलब नए नए आप ढूंढिए, पहले हम ढूंढते थे कि ठीक है दूसरा कोई काम, अब आप ढूंढिए अपॉर्चुनिटीज काम करने की, घूमने की, तो आप फिट रहेंगे। जैसे जैसे मैंने एक ढूंढा है, लिफ्ट में हम चलते 4 तल्ले, समझ लिफ्ट है 5 तल्ले, तो लिफ्ट में हम अगर स्क्वाट आसन में खड़े हो गए या वॉल को, मतलब लिफ्ट को हाथ लगा के जोर से थामने से तनाव दिया, तो पूरा ऊपर जाते 4 तल्ले तक, तो बहुत फायदा होता है। ये मैंने खुद ढूंढा है। तो ऐसे अपने आप को ढूंढना है, बहुत जरूरी है। देखिए कई है ना, कई योगा स्टूडियोज होते हैं, उनमें ना वो लिफ्ट जानबूझ के आजकल बंद करा देते, तो सीढ़ियों से आना पड़ता है, ये भी मैंने देखा है। तो बहुत यस। आजकल ये चल रहा अच्छा, दूसरा एक बताया अभी जो पनीर के बारे में बताया ना, तो एक तो जो मिल्क है वो अब आर्टिफिशियली मिलता है, है। उसका देखिए पनीर बनाते हैं। ये भी एक इसलिए है, एक देखिए आजकल क्या इंजेक्शंस दी जाती है हम्म। हम्म। ताकि वो एनिमल दूध ज्यादा दे, ठीक है। तो कई बार दूध या दूध प्रोडक्ट इसलिए भी डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि है ना, नेचुरली जो एक दूध आता है वो नहीं, उनको इंजेक्शन दी जाती है ताकि उनका फायदा हो, ज्यादा दूध मिले। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन, थायराइड, बहुत सारी चीजें, उसके साइड इफेक्ट आएंगे, उसको इंजेक्शन और दिया है उसमें भी तो। सोडियम और फास्फोरस बहुत बढ़ते रहता है हाँ, अपनी तो बॉडी ये में। भी है, अब प्योर दूध मिलना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल। हम्म। इसलिए हम्म। पहले के लोग गाय घर पे रखते थे, तो बात सारी पहले के जमाने में चली जाती है, तो ये तो एक बिल्कुल बिल्कुल। विशियस साइकिल है। और वो तो पॉसिबल नहीं इस जमाने में। ओम अरहम। समय ओ हमारा मैडम, थोड़ा ही थैंक बचा यू। है, 15 मिनट का हमें मेडिटेशन भी करना है। हम अर्चना जी को ले रहे हैं, आखिरी सवाल। लास्ट लास्ट अर्चना क्वेश्चन अर्चना जी। हाँ, अर्चना जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए अर्चना जी, अनम्यूट कीजिए। चंदू जी का मैसेज आया चैट में, बहुत नॉलेज वाला सेशन रहा, युवा के लिए बहुत अच्छी टिप्स दी। थैंक यू चंदू जी हाँ सो ओम मच। अरहम बोलिए अर्चना जी। हाँ, नमस्ते। आपने बहुत ही युवा के लिए और हर हर व्यक्ति के लिए इतना अच्छा बताया, और खान पान और प्रेक्षक ध्यान से इतना अच्छा बताया। बहुत बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओम थैंक अरहम। यू। रेणु जी अभी आपसे निवेदन, 15 मिनट हम हाँ, प्रैक्टिकल करेंगे। दीर्घ श्वास प्रेक्षा करते हैं, उसके साथ जब हम श्वास लेंगे ना,
तो भीतर ही भीतर आप ये संकल्प करिए, ठीक है? बीच में मैं बोलूंगी, फिर भी आप ऐसे कुछ संकल्प करिए। स्वास्थ्य के परमाणु भीतर जा रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं तो सारे टॉक्सिन्स, विजातीय पदार्थ या रुग्ण कोशिकाएं, रुग्ण या बीमारियां बाहर निकल रही है। तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बीच में जो लोग कुंभक कर सकते हैं तो संकल्प लेके कुछ कुंभक कुछ देर करें, श्वास संयम। फिर छोड़ते समय सारी नेगेटिव बातें छोड़े, और श्वास लेते समय सब आप वो करिए। शरीर प्रेक्षा भी अच्छा है, श्वास प्रेक्षा भी अच्छा है, कायोत्सर्ग भी हम श्वास प्रेक्षा करते हैं। तो यस। थैंक यू मधु जी। तो बहुत अच्छे ये आपका रहेगा। दीर्घ श्वास के साथ अपने लिए आप एफर्मेशंस, अनुप्रेक्षा हम बोलते हैं ना, सजेशंस दीजिए। तो उस तरह से आप बोल सकते हैं। लेते समय अच्छा सजेशन देना है जो आपको चाहिए, कि मैं यंग होती जा रही हूँ, मेरे सेल्स अच्छे स्वस्थ है। श्वास छोड़ते समय बीमारी, रुग्ण परमाणु, टॉक्सिन, सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। तो हमें और लाभ मिलेगा इस सेशन का। चलिए, ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाए। कंफर्टेबल पोस्चर चूज करिए। आंखें कोमलता से बंद। मुद्रा ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा। सीधे बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। ये छोटी सी बात है, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि रीढ़ की हड्डी का आप जागरूकता पूर्वक ध्यान में भी सीधे रखने का प्रयास करें। स्टिफनेस भी नहीं हो। कहीं कोई अकड़न जकड़न न हो। शरीर को ढीला छोड़ें। प्रतिमा के भांति स्थिर बैठें, हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता। 2 मिनट काय गुप्ती का अभ्यास करें। सुझाव दें, पूरा शरीर पैर से सिर तक शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है।
पूरे ध्यान काल तक शरीर को ऐसे ही स्थिर और निश्चल बनाए रखें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास की गति को मंद करें। धीरे धीरे लंबा श्वास लें। धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को समताल और लयबद्ध बनाएं। मेक योर ब्रेथ रिदमिक। एक रिदम से श्वास ले और छोड़े। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास लेते समय पेट फूलता है और छोड़ते समय पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती है। नाभि पर चित्त को केंद्रित करें। पेट की मांसपेशियां फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। अब पूरा ध्यान आप नासाग्र पर ले आए। श्वास लेते समय संकल्प करें, स्वास्थ्य के परमाणु, स्वस्थ परमाणु, प्राण शक्ति भीतर जा रही है। आप स्वस्थ हो रहे हैं। और रेचन करते समय सारी नेगेटिविटी, सारे रुग्ण परमाणु बाहर निकल रहे हैं। बीच बीच में श्वास संयम का भी प्रयोग करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ प्रयोग करें। प्रत्येक श्वास जो भीतर जा रहा है वो आपको युवा बना रहा है, स्वस्थ बना रहा है। प्रत्येक श्वास के रेचन के समय सारे विजातीय तत्व शरीर से बाहर निकल रहे हैं। प्रत्येक श्वास को जानते हुए ले और जानते हुए छोड़े। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगाएं, केवल श्वास का अनुभव।
मांस के प्रति जागरूक रहें। दो तीन लंबी श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करिए। ओम अहम प्रयोग संपन्न। ओम अहम। ओम अरहम। छोटा सा प्रयोग अभी हमने किया। ध्यान का प्रयोग जितना लंबा होता है, जितनी ज्यादा देर किया जाता है, उतना ही गहराई में जाते हैं और उसका उतना भी इफेक्ट होता है। लेकिन हमने समय की सीमा है हमारे पास, तो हमने सिर्फ 15 मिनट का ध्यान अभी किया। तो अभी समापन की ओर चलेंगे। डांगे सर, वोट ऑफ थैंक्स। यस, छोटू लाल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। मैं छोटू लाल जी को 1 मिनट ले लेता हूँ, उसके बाद डांगे सर। यस, छोटू लाल जी बोलिए। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। रेणु जी के बारे में कहता हूँ, प्रेक्षा प्रयोगों से न थकता है मन, न झुकती है काया। प्रेक्षा प्रयोगों से न थकता है मन, न झुकती है काया। चिर यौवन में बसता है जीवन का प्रकाश। रेणु जी ने हम सबके दिल में प्रेक्षा दीप जलाकर यौवन का जलवा दिखाया है। यौवन का जलवा दिखाया। ओम हर ओम अरहम। ओम अरहम। यस, डांगे बहुत सर। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सेशन आज रेणु जी ने लिया है। बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें और प्रैक्टिकल भी करके लिया है। तो मैं त्रिवेणी संगम की ओर से रेणु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के उनका हम आभार व्यक्त करेंगे। बहुत आभार आभार आभार। बहुत ही सुंदर सेशन था, मस्त। और जीवन में निश्चित रूप से हर कोई युवा रहना चाहता है, हर कोई आनंद लेना चाहता है इस जीवन का। लाइफ इज अ बफे, आपकी चॉइस है क्या करना है। तो इसीलिए हमें अच्छे अच्छे टिप्स निश्चित रूप से मिली है। तो सभी की ओर से मैं पुनश्च धन्यवाद देना चाहूंगा और उनको भी आपके जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। थैंक यू सो मच। चंदू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। एंड चंदू दुगड़। रियल में आज रेणु ने बहुत ही अच्छा सेशन बताया। बहुत ही अच्छा, बहुत नॉलेज भी हम किस तरह से युवा रह सकते हैं। बहुत ही अच्छा आज का लगा। अब अपने आप को वही हम फील करते हैं कि भाई हम ऐसा ही अपने आप को फील करें। इसीलिए बहुत बहुत कृतज्ञ रेणु। बहुत अच्छा। ओम अरहम। तो समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अशोक जी प्रेक्षा स्लोगन। प्रेक्षा ध्यान और चिर यौवन का सामने उदाहरण है आनंद भाई जी। आनंद भाई जी में जो उत्साह है, जो सतत कार्य है, सुबह 5:30 बजे से चालू होता है इनका काम
तो शाम तक नॉन स्टॉप काम करना और चिर यौवन कैसे होता है ये देखना है। तो मुझे लगता है अपने सामने ही एक उदाहरण है, उसे भी देख तो आपको पता चलेगा कि आपको कैसे बनना है। इसी भाव के साथ ओम अरहम। बहुत सुंदर सेशन, बहुत अच्छा रेणु जी। काफी नई बातें थी इसमें, विशेष करके आपने जो क्रोमोसोम के बारे में बताया कि छोटे होते ही ये बात, और वो जो नया क्रोमोसोम बताया वो भी पता नहीं था। तो इसीलिए हर टाइम कहीं ना कहीं एक नया नॉलेज मिलता है। तो आज के जो आपने नया नॉलेज दिया टेलोमेरेस, वो बहुत ओम सुंदर अरहम। था। वो नया जानने को मिला कुछ। तो इसी के साथ आपको यही है कि आप ऐसे ही नई नई बातें लेके हमसे जुड़ते रहिए और नई बातें बताते जाइए। इसी के साथ ओम ओम अरहम। अलका जी, बहुत बहुत आनंद जी के धन्यवाद। साथ आप भी हमारे लिए एग्जाम्पल है इस एज में भी युवा रहने का। थैंक यू। तो बंधु और बहनों, स्लोगन बोले अशोक जी, उससे पहले आप सभी से निवेदन, आप अपने अपने अनुभव, अपने फीडबैक जरूर भेजिए हमें। सभी को यहाँ अनम्यूट ऑप्शन दिया नहीं जा सकता, समय की सीमा है। तो आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। आप यस। लिख के भेजिए, पंक्तियों में आप वीडियो बना के भेजिए, ऑडियो बना के भेजिए, जैसे भी है अपने फीडबैक जरूर भेजिए, ताकि हम जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे, दूसरे दूसरे लोग भाई बहनों को भी उससे प्रेरणा मिलेगी। तो अपने फीडबैक जरूर भेजिएगा इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। यस अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधकों के लिए एक मशवरा है। सफलता पाने के लिए सघन प्रयास चाहिए। सफलता पाने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ चाहिए। कोरी कल्पना से कुछ नहीं होता बंधुओं। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास भी चाहिए। ओम हमारा अरहम। ओम सभी अरहम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा 1 घंटा। हर रोज। हमारा ओम अरहम।